नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्यू आर में। आज हम इकोनॉमी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि डेफिसिट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले दो डेफिसिट इम्पोर्टेंट होते थे, जो थे बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स राजस्व घाटा। लेकिन बाद में इसमें सुधार किए गए, तो सुधारों के साथ में इसमें फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स प्राथमिक घाटा। इसे हम आगे बताएंगे क्या होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, और मोनेटाइज्ड डेफिसिट। इन सभी घाटों के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो सरकार को टैक्स से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्त होता है। और सरकार का एक्सपेंडिचर भी होता है, मतलब सरकार का व्यय भी होता है, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, रक्षा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। तो जब सरकार का एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय सरकार को प्राप्त होने वाली आय से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर मान लो कि मेरा घर है और मेरे घर में खर्चा है 20,000 रुपये महीने का, लेकिन अगर इनकम है 15,000 रुपये की, तो वो कम है। तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। वो खर्चा भी कौन सा? बेसिक खर्चा, जैसे खाने का, पीने का, पहनने का। तो ये बेसिक खर्चा है, तो इसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। कि अगर 20,000 खर्चा है, 15,000 इनकम है, तो वो जो 5,000 है ना, वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। दूसरा हम जानेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अब फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर भी देख लो सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही डेफिसिट है, फिस्कल है एक रेवेन्यू। देखो, वो होता है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें टोटल होता है। इसमें रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल भी होता है, मतलब राजस्व के साथ साथ पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय भी होता है। अब सबसे पहले मैं आपको दो शब्दों का मीनिंग बता देता हूँ कि पूंजीगत और राजस्व यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है। जैसे जो राजस्व घाटा होता है ना, अगर वो एक बार खर्च हो गया तो वो खर्च हो गया, उससे अब कोई इनकम प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किसी कपड़े खरीद लिए, वो मैंने पहन लिए, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है। शॉर्ट टर्म में कह सकते हो कि बेनिफिट है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे शिक्षा पे एक्सपेंडिचर किया है, शिक्षा पे अगर हमने खर्च किया है, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमारा वो निवेश है, वो हमें बाद में बेनिफिट देगा। जैसे हमने सड़क बना दी, जैसे हमने पुल बना दिया, जैसे हमने कोई सोलर प्लांट लगा दिया, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना, इसमें सिर्फ हमारा राजस्व प्राप्तियां और राजस्व एक्सपेंडिचर को हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, उसमें हम टोटल, इस टोटल शब्द है ना, ये इम्पोर्टेंट है। टोटल का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल का मतलब है रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों शामिल है। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ और बात है। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो मान लो भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है 20 लाख करोड़ रुपए, या 34 लाख 35 लाख करोड़ रुपए। इस साल 35 लाख करोड़ रुपए रहा है, और टोटल रिसिप्ट है 22 लाख करोड़ रुपए। तो जो 22 और 35 में जो 13 का अंतर रहा है ना, वो ये फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, और इसमें हमें दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट ध्यान रख रहे हैं, जैसे मान लो कि 35 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है और 23 लाख करोड़ रुपए का हमारा इनकम है, तो जो इनकम है ना, वो इसमें टैक्स है। ठीक है, टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो सरकार का प्रॉफिट है,
जैसे सरकार की कंपनियां पीएसयू वगैरह चल रही हैं तो उनसे कुछ प्रॉफिट मिलता है वो शामिल। लेकिन इसमें हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि फिस्कल डेफिसिट में हमारा ये बोरोइंग मतलब जो सरकार ऋण लेती है वो शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें बोरोइंग शामिल नहीं होती है, जो सरकार ऋण नहीं होता है इसमें। बाद में अब जब घाटा हो जाएगा उसके बाद में अब ऋण लेगी, अब ऋण की पूर्ति कैसे करेगी, अब इससे हम आगे देखते हैं क्या है, इससे आगे समझ में आएगा। अब समझ में आएगा ये फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या अंतर है, क्योंकि वहाँ पर ऋण शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आएगा, जैसे अब अपने को समझना है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो जैसे मान लो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट मान लो सरकार का 13 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, टोटल। लेकिन अब हमने देखना है कि 13 लाख करोड़ में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना पे कर रहे हैं। जैसे हमने 50 सालों से उधार ले रखा है, तो मान लो 13 में से हमने 6 लाख करोड़ रुपए हमने पिछली सालों का ब्याज पे किया, तो और इस साल का टोटल है 13, तो 13 में से 6 गए तो बचे 7 लाख करोड़ रुपए। तो जो 7 लाख करोड़ रुपए है ना वो मतलब इस साल का है, 6 लाख करोड़ रुपए मतलब पहले का था। तो जो हमें देखना है प्राइमरी मतलब इस साल का प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा हम जब देखेंगे तो वो इसी साल का होगा। तो अगर मान लो कि कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना फिस्कल डेफिसिट में से मीन्स राजकोषीय घाटे में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं तो उसके बाद जो घाटा प्राप्त होता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हमेशा ध्यान रखना कि मान लो कि फिस्कल डेफिसिट भी हमारा 13 है और इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा 13 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 13 माइनस 13 मतलब दोनों कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, दोनों 0 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ने नया खर्चा कोई ऐसा नहीं किया है जो मतलब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों बराबर है, ठीक है। हाँ, हमने खर्चा किया है, किस पे किया है, इंटरेस्ट पेमेंट पे। वो किसका, वो पिछली सालों का, मतलब हमने नया कर्जा नहीं लिया है। इसमें क्या था पहले कि 13 लाख का था एफडी टोटल फिस्कल डेफिसिट, तो 6 लाख तो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर ही रहे थे, लेकिन 7 लाख करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा था। वो क्या था, मतलब वो इस साल का घाटा है ना। लेकिन अगर मान के चलो फिस्कल डेफिसिट 13 है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 13 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो इस साल का घाटा 0 है और जो हम सिर्फ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट है, कि हम पिछली सालों का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो हमने 50 साल से ले रखा है। तो सिंपल शब्दों में बताऊं कि फिस्कल डेफिसिट पूरा, ठीक है, माइनस करो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब पिछले सालों का इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज कितना पे कर रहे हैं, उसके बाद जो प्राप्त हो रहा है वो प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है इस साल का डेफिसिट, ब्याज पे करने के बाद में इस साल का कितना डेफिसिट है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब एक चौथा डेफिसिट और है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके बारे में देखो, हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखा था रेवेन्यू डेफिसिट में क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब सरकार को जो टैक्स वगैरह से आय प्राप्त होती है वो कम होती है, किससे, सरकार के खर्चों से, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि सरकार के खर्चे क्या है। सरकार खर्चों में सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे खर्चे, लेकिन उनमें एक इम्पोर्टेंट सरकार का खर्चा ये भी है कि सरकार स्टेट्स को अनुदान देती है। अनुदान मीन्स ग्रांट्स, सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट में माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें अब सरकार सोच रही है कि हमने राज्यों को दिया है और ये रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट में हमने देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो मतलब एसेट्स क्रिएशन नहीं करता है, जो एसेट्स का निर्माण नहीं करता है। तो लेकिन जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को जब अनुदान देती है तो जो राज्य सरकारें हैं जब उस पैसे को खर्च करती हैं तो उसमें कुछ और स्कूल हॉस्पिटल रोड वगैरह ये भी बनाती हैं, और ये किस में आते हैं, ये अपने कैपिटल में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब इनसे एसेट्स मतलब परिसंपत्ति का निर्माण होता है, मतलब कुछ संपत्ति का निर्माण होता है जो हमें भविष्य में जाके फायदा देगी। तो अब इसमें इसको ध्यान में रखने के लिए कि प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार कैसे निकालती है,
रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट्स। मान के चलो कि 10 रुपये रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, 10 रुपये ही मान लो, उसमें से 3 रुपये जो राज्यों को अनुदान दिया ना, और जो राज्यों को अनुदान दिया मान लो 7, लेकिन 7 में से 3 है ना, 3 से क्या हुआ है, स्कूल हॉस्पिटल रोड वगैरह का निर्माण हुआ है। तो ये 3 है ना, ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा खर्चा है। तो जब सरकार इसे घटा देती है, ठीक है, तो हमारा जो प्राप्त होता है, जो घाटा हमारा प्राप्त होता है, उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट बुरा होता है, ठीक है, क्योंकि यार मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य सरकार जो इस पर खर्च कर रहे हैं ना कैपिटल एसेट्स पे, मतलब जो स्कूल हॉस्पिटल रोड वगैरह में जो केंद्र सरकार से पैसे प्राप्त हुए हैं इसमें खर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार क्या सोचती है कि हमारा घाटा 10 का नहीं है, 10 का नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट, हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे। क्यों कि जो हमारे 3 रुपये गए हैं ना, तो वो तो अच्छी चीज़ में गए हैं। तो जो सरकार सही से देखती है ना कि प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, कि जो सच में रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, मतलब जो मतलब ऐसी चीज़ों पे खर्च हुआ है कि जो ज़रूरी है लेकिन जिनसे कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है, तो ये 7 रुपये हो रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है। मतलब इसमें राज्यों को दिया जाने वाला ऐसा अनुदान जिससे कि परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। और हाँ, एक डेफिसिट और रह गया है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है। तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट जब सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होता है, अगर उसकी पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार आरबीआई से बोले कि तुम मनी प्रिंट करो, तो मतलब डेफिसिट का मोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जब आरबीआई पैसे छाप के मनी करेंसी प्रिंट करके जब उस फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति करती है, तो उसे हम मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, ठीक है। वही हमने रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये चारों हमने पढ़ लिए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अभी नया हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाइयों तक मैं भी शेयर कर सकूँ जो थोड़ा बहुत मैंने प्राप्त किया है। अभी मैं सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ मोटिवेट करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी टीम मेहनत कर रही है, हर बंदा मेहनत कर रहा है, हम लगे हुए हैं हर सब्जेक्ट का नया कंटेंट लाने में और ज़्यादा मेहनत करने में, और हम आपको बेस्ट क्वालिटी फ्री में देंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।